शुभ संध्या मित्रों। आज हम देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी कहानियाँ। कितनी कहानियाँ हैं? 17 कहानियाँ लगी हुई हैं। आज हम पहले क्रम वाइज 17 कहानियों के लेखक की चर्चा करेंगे, फिर उनकी रचनाएं और फिर कहानियों का विषय देखेंगे। प्रेमचंद्र 1880 हैं से इनका समय है 1936 और लमही बनारस से हैं। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 1922 तक इनका समय है, जयपुर राजस्थान के थे। और प्रसाद जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937 इनका समय है, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। राधिका रमण सिंह 1890 से 1945 शाहाबाद बिहार से हैं। विशंभर शर्मा कौशिक का समय 1899 है और इनका जन्मकाल 1899 है, ये अमला पंजाब के थे। और जैनेन्द्र 2 जनवरी 1905 से 1988 इनका समय है, ये कौड़ियागंज अलीगंज के हैं। अज्ञेय 7 मार्च 1911 से और 1987 इनका समय है, ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हैं। भीष्म साहनी 8 अगस्त 1915 से 2003 इनका समय है, ये रावलपिंडी से हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जो आंचलिक उपन्यासकार हैं, ये 4 मार्च 1921 1977 पुड़िया बिहार से हैं। मोहन राकेश 8 अगस्त 1934 1972 अमृतसर। निर्मल वर्मा 3 मार्च 1929 शिमला 2005 इनका समय है। राजेंद्र यादव 28 अगस्त 1929 और 2013 तक इनका समय है, ये आगरा से थे। उत्सव प्रेमवदा कानपुर की है, इनका समय 24 दिसंबर 1930। कमलेश्वर 6 जनवरी 1932 इनका जन्मकाल है और ये मैनपुरी के थे और इनका मृत्यु समय 2007 है। अब इनसे संबंधित हम रचना देखते हैं जो हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं। दुनिया का अनमोल रत्न 1907, ये जमाना पत्रिका से निकलती है और इसका संग्रह हुआ था 1908 में। कानों में कंगना, ये हिंदू पत्रिका से निकलती है 1913 में। इनका संग्रह क्या है? कुसुमांजलि। और इस संग्रह का प्रकाशन समय है 1912। उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, इनकी 3 कहानियाँ हैं। उसने कहा था बुद्धू का कांटा सुख में जीवन, हमने टिके बनाई थी। उसने कहा था सुख में जीवन तभी होगा जब बुद्धू का कांटा निकलेगा। और ये सरस्वती पत्रिका से निकलती है 1915 इसका समय है। ताई कहानी कौशिक की है 1926। आकाशदीप प्रसाद की कहानी है 1928। रोज आगे की कहानी है 1934। विपथगा संग्रह 1937 और दूसरा संस्करण 90 में है। और कफन प्रेमचंद की कहानी 1935। पत्नी जैनेन्द्र की 1936। शरणदाता कहानी अज्ञे की है 1948। ये तेरे प्रतिरूप संग्रह से निकलती है, संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1961 है। और रसप्रिया कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की है और 1955। और ये ठुमरी संग्रह से है और इस संग्रह का समय 1959 है। चीफ की दावत, ये भीष्म साहनी की कहानी है, इसका समय 1955 है और ये पहला पाठ नामक संग्रह में संकलित है और इस संग्रह का समय क्या है? 1957 है। लाल पान की बेगम, ये रेणु फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है, इसका समय 1957 है और ये ठुमरी संग्रह में। अब देखिए इनकी 2 रचना लगी हुई है, चीफ की दावत और चीफ की दावत इनकी नहीं है। इनकी रचना ये रसप्रिया है और लाल पान की बेगम है। रसप्रिया है और लाल पान की बेगम है। अब ये दोनों रचना ठुमरी में ही संग्रहित है। रसप्रिया और लाल पान की बेगम किस में संकलित है? ठुमरी संग्रह में। और इस संग्रह का समय 1959 है और रसप्रिया का समय 55 है और लाल पान की बेगम का समय 1957 है। तो पहले ये रचना आएगी, फिर बाद में लाल पान की बेगम आएगी। जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये राजेंद्र यादव की कहानी है 1957 इसका समय है। मलबे का मालिक, ये जो है मोहन राकेश की है और ये नए बादल नामक संग्रह में संकलित है। कौन से? नए बादल नामक संग्रह में संकलित है। परिंदे, ये निर्मल वर्मा की कहानी है और ये 1957 इसका समय बताया गया, लेकिन जो संग्रह है वो संग्रह 1960 का है।
दिल्ली में मौत, ये कमलेश्वर की कहानी है। 1958 इसका समय है। उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी है, 1960 की है। ये क्रम से है। अब हम कहानियों का विषय और उनसे संबंधित पात्र को देखते हैं। दुनिया का अनमोल रत्न। दुनिया का अनमोल रत्न, इसके रचनाकार प्रेमचंद्र जी हैं। 1880 से 1936 इनका समय है। प्रकाशन वर्ष इनका होता है 1907। जमाना नामक पत्रिका में। भाषा इसकी उर्दू है। सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है। सोजे वतन 1908 का समय है। और नायक हम देखेंगे दिलफिगार और नायिका दिलफरेब। नायक दिलफिगार है और नायिका दिलफरेब है। इनके प्रेम को आधार बनाकर राष्ट्रीयता का चित्रण है। किसके प्रेम को? दिलफिगार और दिलफरेब के प्रेम को। अब इस कहानी का मोटिव ये है कि राष्ट्रीयता या देश प्रेम दिखाना है, तो प्रेम के माध्यम से दिखाया गया है। और इसमें हम देखते हैं कि जब दिलफिगार ये दिलफरेब कहती है कि आप अनमोल रतन लाएंगे तब हम आपका प्रेम स्वीकार करेंगे और उसी से शादी करेंगे। तो दिलफिगार सोचता है कि अनमोल रतन क्या हो सकता है, तो क्या सोचता है उसमें देखेंगे। तो वो दिलफिगार सोचते हैं कि कारू का खजाना हो सकता है क्या, आबे हयात हो सकता है क्या, आबे हयात मतलब अमृत, और खुसरो का ताज हो सकता है क्या, तख्ते हाउस शाहजहाँ का सिंहासन, और परवेज़ की दौलत, इनमें से क्या हो सकता है अनमोल रत्न, क्या होगा, ये दिलफिगार सोचता है। अब दिलफिगार के समक्ष ये विकट समस्या उठती है कि क्या हो सकता है अनमोल रत्न। फिर वो एक बार जाते हैं तो देखते हैं कि अब ये अनमोल रतन की तलाश में है कि अनमोल रतन क्या हो सकता है। दुनिया का अनमोल रतन ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो फिर जब दिल फरेब के समक्ष आते हैं तो पहले वो काले चोर के बच्चे के प्रेम आंसू की बूंदें लाते हैं। एक काले चोर की फांसी होने वाली होती है तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो वो अपने बच्चे की याद में रोता है और बच्चे को देखता है, वही उसकी बूंदें गिरती है। तो जब दिलफिगार देखता है, सोचता है कि इससे ज़्यादा बेशकीमती क्या हो सकता है, दुनिया का अनमोल रतन यही है। जब लेके आता है दिलफरेब के सामने तो दिलफरेब कहती नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर दिलफिगार बाहर जाता है अनमोल रतन की तलाश में, तो सती हुई स्त्री की राख लाता है। एक औरत का पति मर गया है तो वो सती होती है, तो सोचते हैं दिलफिगार सोचता है कि इससे बेशकीमती क्या हो सकता है। तो लेकिन जब वो दिलफरेब के पास आता है तो वो कहती नहीं, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद उनको एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है पहाड़ों की तरफ, तो कहता है कि आप भारत की तरफ जाएंगे, आपको वहाँ मिलेगा अनमोल रतन दुनिया का। तो फिर वो आते हैं भारत की तरफ, तो देखते हैं कि जो है वतन की हिफाजत में उस सिपाही के खून का आखिरी कतरा लाते हैं। तो जो है दिलफरेब कहती हाँ यही अनमोल रतन है, और वो उनको स्वीकृत कर लेती है और विवाह कर लेती है। यही इस कहानी का मूल भाव है कि प्रेम से राष्ट्रीय प्रेम को दिखाया गया है। दोनों के प्रेम के माध्यम से राष्ट्रीयता दिखाई गई है। तो दुनिया का अनमोल रतन क्या है? खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, ये है दुनिया का अनमोल रतन। अब इसके बारे में कुछ आलोचकों का कथन है, हम देखेंगे। तो कमल किशोर गोयल का कहते हैं, प्रेमचंद्र की इस कहानी की विशेषता है कि उन्होंने मुस्लिम, अब देखिए नाम से पता चल रहा है कि ये मुस्लिम है, मुस्लिम प्रेमी प्रेमिका के कथा प्रसंग के माध्यम से देश प्रेम का भाव उत्पन्न किया है। लेखक ने क्या किया है कि मुस्लिम प्रेम प्रेमिका के माध्यम से देश प्रेम का भाव व्यक्त किया है। ये कमल किशोर गोयल का जी का कथन है। दुनिया का अनमोल रतन कहानी कला की दृष्टि से साधारण कहानी है, किंतु इसका कथ्य गंभीर है। ये कहानी अरेबियन नाइट से प्रभावित है। ये निर्मल वर्मा जी कहते हैं। कौन कहता है? निर्मल वर्मा जी कहते हैं।
अब हम प्रेमचंद जी की एक और कहानी लगी है कफन को हम देखेंगे। पहले शार्ट में देखेंगे, संक्षिप्त में देखेंगे, फिर इसको विस्तृत रूप में भी देखेंगे। ठीक। अब कफन का समय 1936 कहीं बताया गया है, कहीं 35 है, लेकिन हम अभी तक जहाँ तक देखे हैं कि 36 ही ज़्यादातर है, तो यही मान्य भी है। तो अब देखेंगे हम। अब कफन जो है, इसके पात्र घीशु हैं जिसका समय 60 वर्ष है, और माधव इनके पुत्र हैं। बुधिया जो माधव की पत्नी है, मतलब घीशु की बहू है, और ये मौन पात्र है, मतलब उसका कहीं वार्तालाप में कोई चर्चा नहीं है, और जमींदार है और भिखारी। ये इतने पात्र की चर्चा हुई है। अब पहले हम इस रचना का प्रकाशन में देखते हैं। ये जो कफन है, ये मूलतः उर्दू में रचित कहानी थी। पहले 1935 ईस्वी में जामिया नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। फिर इसके बाद जब इसका हिंदी रूपांतरण आता है, तो ये अप्रैल 1936 ईस्वी में चाँद पत्रिका में चाँद पत्रिका में प्रकाशित होती है। कैसे? कफन और शेष रचनाएं 1937 कहानी संग्रह में संकलित यथार्थवादी कहानी है। ये यथार्थवादी मतलब वास्तविकता इसमें दिखाई गई है, आदर्श नहीं दिखाया गया है। और अधिकांश विद्वान इसे प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानते हैं। कुछ विद्वान क्रिकेट मैच को, जो जिसका समय 1937 है, उसको मानते हैं। तो हम देखेंगे कि जो 35-36 का चर्चा है, वो 35 जो है उर्दू में छपती है जामिया नामक पत्रिका में। कफन जो है पहले ये उर्दू में थी मूल भाव में, तो वो उसका समय 1935 था और जामिया नामक पत्रिका में प्रकाशित होती है। लेकिन जब ये हिंदी रूपांतरण इसका होता है, तो ये 1936 में चाँद पत्रिका से निकलती है, और किस नाम से? कफन और शेष रचना 1937 में। और हम देखेंगे कि ये कहानी किस पर है? यथार्थवादी कहानी है। अधिकांश विद्वान इस कहानी मतलब कफन को अंतिम मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान क्रिकेट मैच को मानते हैं, जिसका समय 1937 है। घीशु को हम देख चुके हैं, माधव इनका पुत्र है, बुधिया इनकी पत्नी है माधव की, जमींदार और भिखारी। अब इसका हम कथानक देखेंगे कि घीशु माधव पिता पुत्र हैं और दलित शोषित चमार जाति के हैं। इन दोनों के आपसी वार्तालाप से कहानी आरंभ होती है। बुधिया माधव की पत्नी है, जो प्रसव पीड़ा से परेशान है, तड़फ रही है। घीशु अपने पुत्र माधव से कहता है, अंदर जाके देखो क्या स्थिति है, बहू कैसी है। माधव ये सोचकर अंदर नहीं जाता कि लोग अलाव जलता है ठंडी में अलाव जलाकर उसमें आलू भून रहे हैं, तो सोचते हैं कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो पिता आलू सारे खा जाएंगे, तो इस डर से वो अंदर जाते ही नहीं। देखिए कितना जो है मानवीयता का हनन दिखाया गया है कि पेट की भूख के लिए वो पत्नी को देखने नहीं जाते हैं। ऐसा संवेदनहीन और मानवीयता का हनन इस कहानी में देखने को मिलता है। और जब नहीं जाते हैं, रात में वो प्रसव पीड़ा से बुधिया मर जाती है। अंतिम संस्कार व कफन के लिए जमींदार 2 रुपये और कुछ ग्रामीण लोग व्यवस्था करते हैं। सब मिलाकर 5 रुपये एकत्र हो जाते हैं। अब अभी कहानी में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे पूछा था कि ईदगाह जो कहानी इनकी है, नेट यूजीसी में पूछा गया था कि कितने रुपए लेकर अमीना उसको अपने पोते को कितने रुपए देती है मेला देखने के लिए। तो इसमें भी ऐसे भी क्वेश्चन उठ सकता है कि कितने रुपए कफन के लिए इकट्ठा करते हैं माधव और घीशु। तो सब मिलाकर ये 5 रुपये इकट्ठा करते हैं। ये सब हमें देखना होगा। कुछ छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं एग्ज़ाम में, जिसका हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जमींदार 2 रुपये देता है और ग्रामीण लोग कुछ रुपए 3 रुपये देते होंगे, तो सब मिलाकर 5 रुपये एकत्र हो जाते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि उस रुपये का कफन न खरीद कर अपना पूड़ी शराब वगैरह पी लेते हैं। तो कहते हैं कि देखो ये बुधिया कितनी भली थी कि जाते जाते हम लोग को सुख दे गई। अब इसका उद्देश्य हम देखेंगे कि कफन अति यथार्थवादी कहानी है। इसका मुख्य उद्देश्य शोषण के कारण नष्ट होती मानवीय संवेदनाओं का चित्रण करना है। क्या इसका उद्देश्य है कि आदमी इतना लाचार है, इतना परेशान है कि
अपने पेट के आगे उसको किसी की पीड़ा पीड़ा क्या मौत तक नहीं दिख रही है। इतना मानवीय संवेदनाओं का हनन दिखाया गया है, गरीबी जहालत दिखाई गई है। और फिर हम देखेंगे कि इसमें सामंतवाद व पूंजीवाद व्यवस्था पर प्रहार है और शोषण व गरीब से उत्पन्न अकर्मणता एवं लापरवाही का चित्रण है। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक विषमता और मान्यताओं के प्रति विद्रोह का स्वर इस कहानी में देखने को मिलता है। अब प्रेमचंद जी के बारे में आप देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि थोड़ा और चर्चा करते हैं। इनके परिचय भी हम थोड़ा देखेंगे। उनके पिता का नाम अजायब राय था, माता आनंदी देवी, मूल नाम इनका धनपत राय था। उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते हैं और प्रेमचंद्र नाम इनको जो है दया नारायण निगम ने दिया था। इनके मित्र थे दया नारायण निगम। एक बार चर्चा होती है कि कहते हैं कि जब इनका अंतिम समय आता है तो ये निगम से कहते हैं कि मेरे जाने के बाद आप मेरे परिवार को देखिएगा, अपने संरक्षण में रखिएगा। और इनको जो है कथा सम्राट राजेंद्र यादव जी कहते हैं, जो मनु भंडारी के पति हैं। और भारत का मैक्सियम गोर्की रूस के हैं ये। और भारत का जो शूल भी नहीं कहा जाता है, जो ये जो चीन के थे। और कलम का सिपाही अमृत राय उनकी रचना है, तो ये भी उपाधि उनको उपनाम मिला है। कलम का मजदूर मदन गोपाल ने कहा है, उनकी मदन गोपाल की रचना किए हैं, जो प्रेमचंद जी के ऊपर ही है। और प्रेमचंद की पहली कहानी संसार का अनमोल रतन उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखी, पहले 1907 ईस्वी में जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित। और प्रेमचंद नाम से रचित पहली कहानी, पूछ लेते हैं कि इनकी पहली कहानी क्या है, अंतिम कहानी क्या है। प्रेमचंद जी के बारे में कभी कभी प्रसाद के बारे में पूछ लेते हैं, पहली अंतिम कहानी। और ये लोग कुछ क्योंकि विशिष्ट रचनाकार हैं तो इनके बारे में विस्तृत जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इनकी पहली कहानी हम देखते हैं ममता है, जिसका समय 1908 है, ये उर्दू में थी। और पहली कहानी कुछ विद्वानों के अनुसार हम देखेंगे, जैसे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनकी कहानी प्रथम कहानी सौत 1915 है। और यही सर्वमान्य भी है कि इनकी कहानी जो है सौत ही प्रथम है। और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार पंच परमेश्वर इनकी पहली कहानी मानते हैं गणपत जी, जिसका समय 1916 है। और कमल किशोर गोयल के अनुसार परीक्षा जो जिसका समय 1914 है, प्रथम कहानी मानते हैं। और इसी प्रकार प्रेमचंद जी का प्रथम कहानी संग्रह की भी चर्चा है। अब उर्दू में देखेंगे तो सोजे वतन है, जिसका प्रकाशन जून 1908 है। और इसके संपादक कौन करता है तो दया नारायण निगम कहते हैं। इनमें कुल 5 कहानियाँ हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनमें 5 कहानियाँ हैं कि इसमें सोजे वतन में कितनी कहानियाँ संकलित हैं, तो 5 कहानियाँ संकलित हैं। और जिसमें पहला संसार का अनमोल रतन, इसके दुनिया व हुब्बे वतन, ये मेरा वतन है, शेख महमूद सिले ये मातम, मतलब शोक का पुरस्कार, ये इनके उर्दू में कहानी थी। और हिंदी में देखते हैं कि प्रथम संग्रह कौन है तो सप्त सरोज है, सप्त सरोज, जिसका समय 1917 है। और कुल कितनी कहानियाँ हैं तो 7 कहानियाँ हैं। बड़े घर की बेटी, सौत, संजनता का दंड, पंच परमेश्वर, उपदेश, परीक्षा, नमक का दरोगा। अब हम देखेंगे कि कफन कहानी के बारे में आलोचकों का कथन। अब देखेंगे कि कफन में गरीबी और मनुष्यता की लड़ाई में मनुष्यता हार गई है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। कफन में गरीबी और मनुष्यता की लड़ाई में मनुष्यता हार गई है, कितना अच्छा कथन है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं।
कफन कहानी एक असफल कहानी है क्योंकि इसमें घटनाओं का संयोजन वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। ये कैसे संभव कि ग्रामीण परिवेश में मानवतावादी मूल्यों में आस्था रखने वाले भोले भाले ग्रामीण बुधिया का प्रसव पीड़ा के दौरान सहायता न करें और रात्रि के समय में बुधिया के अंतिम संस्कार का चित्रण की भी हास्यास्पद है। इसमें जाति विशेष लोगों को आक्रमण बताना भी उचित नहीं है। ये नामवर जी का है, डॉक्टर नामवर सिंह। आप ही बताइए, क्या आपने कभी देखा है कि हिंदू समाज में कभी या किसी भी समाज में क्या रात्रि में अंतिम संस्कार होता है? कभी नहीं होता। और ग्रामीण में जिसमें एक दूसरे का सहयोग की भावना ना हो, ऐसा भी हम कभी नहीं देखे हैं कि किसी के घर में प्रसव पीड़ा से कोई परेशान है, तड़प रहा है और अंतिम अवस्था में हो और कोई उसके घर न पहुँचे। ये भी जो है काल्पनिक ही है, वास्तविक नहीं है। डॉक्टर नामवर सिंह सही कह रहे हैं, ये कथन बहुत ही सटीक है हमें लगता है। और शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कफन कल्पना की ऊंची उड़ान है, ये व्यंग के रूप में कहते हैं। और कफन तल स्पर्शी यथार्थ का अंकन है, ये शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं। कफन में मार्क्स के इस दृष्टिकोण की प्रधानता है कि आर्थिक सुविधा और असुविधा सामाजिक, धार्मिक और मानसिक विधान श्रृंखला के वास्तविक मूल में है। आर्थिक दृष्टिकोण की प्रधानता कुछ इस तरह उपस्थित की गई है कि मध्यम वर्ग का कोमलपन अत्यंत खोखला होकर प्रकट हुआ है। बिल्कुल सही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले आलोचक हैं जिन्होंने कफन कहानी को मार्क्सवादी बताया है। कफन हृदय स्तब्धता या विजड़ित संवेदना की कहानी है, राजेंद्र यादव कहते हैं। कफन कहानी प्रेमचंद की ही नहीं, भारतीय कहानियों में सबसे अधिक विवादास्पद कहानी तथा उत्तेजित करने वाली कहानी रही है। ये कमल किशोर गोयलका जी कहते हैं कि कफन कहानी प्रेमचंद की ही नहीं बल्कि भारतीय कहानियों में सबसे अधिक विवादास्पद तथा उत्तेजित करने वाली कहानी रही है। ये कमल किशोर गोयलका जी कहते हैं। अब अज्ञे जी का कथन देखेंगे कि कफन कहानी शोषण के कारण जड़ होते, हृदय टूटते मानवीय मूल्यों की कहानी है और घीशु माधव की नैतिकता ही नहीं मरती, अपितु उसके माध्यम से शोषण व पूंजीवाद के दुष्परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज से नैतिकता के विघटन का मर्मस्पर्शी चित्रण इस कहानी में हुआ है, ये कहते हैं। अब हम जैसे कहानी के आधार पर कहानी के तत्वों के आधार पर कफन कहानी की समीक्षा देखेंगे। अब हम इसको इसलिए देख रहे हैं कि इसमें भी आलोचकों का कथन है। वैसे हम इसको संक्षिप्त रूप में देख चुके हैं, लेकिन हम कहानी के तत्वों के आधार पर अब हमें ये भी पता चल जाएगा कि कहानी के तत्व कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और कुछ आलोचकों के कथन और देख लेंगे। तो इसलिए हम विस्तृत रूप में ये भी देखेंगे। तो कथानक हम देखेंगे कि लक्ष्मी नारायण लाल जी कहते हैं इसका कथानक मनोवैज्ञानिक एवं यथार्थ पर आधारित है, कलात्मक एवं सुसंगठित, जिसमें घीशु और माधव के माध्यम से नैतिक पतन का बोध कराया गया है और ये नैतिक पतन पूंजीवाद के दोषों का दुष्परिणाम है। पूंजीवाद के दोषों का दुष्परिणाम है। शीर्षक देखेंगे, इस कहानी का शीर्षक इतिवृत्तात्मक ना होकर भाव को अभिव्यक्त करने वाला है। इतिवृत्तात्मक ना होकर के भाव को व्यक्त करने वाला है। मानव की असहायता पर व्यंग है। कफन अपने गहन अर्थों में बुधिया के कफन की कहानी है, नहीं मानवता और मृत नैतिकता बोध के कफन की कहानी है। कितना अच्छा राजेंद्र यादव जी कह रहे हैं इसमें। देखिए, अब हम देखिए कहानी के तत्व देख रहे हैं। तो हमने देखा पहला कथानक होगा। कहानी के तत्व कितने होते हैं? कथानक हुआ, शीर्षक हुआ, और अब हम देख रहे हैं पात्र और चरित्र चित्रण। कफन कहानी में प्रेमचंद ने मानवीय दुर्बलताओं का सफल एवं यथार्थ चित्रण किया है। इसके पात्र स्वाभाविक है और उनका आधार मनोवैज्ञानिक है। घीशु और माधव समाज की आर्थिक विषमता में शोषण वर्ग के प्रतिनिधि हैं। अब देखेंगे हम उनके चरित्रों में शोषित वर्ग की विपन्नता साकार हो गई है। इसमें 3 पात्र हैं, घीशु, माधव, बुधिया। इनमें से भी घीशु का चरित्र मुख्य है।
घीसू और माधव का चरित्र व्याख्यात्मक न होकर के ध्वन्यात्मक है। मतलब खुद ही बोल रहे हैं। पात्रों की मनः स्थिति की सूक्ष्म विवेचना कहानी का उल्लेखनीय पक्ष है। अब हम चौथा कहानी के तत्व क्या देखेंगे? संवाद। कफन कहानी के संवाद एक लड़ी की भांति है जो पात्रों की मनः स्थिति का बोध कराने के साथ साथ कथानक को गति भी देती है। अब कहानी का वातावरण हम देखेंगे। सजीव एवं मार्मिक गरीबों की दुर्दशा एवं मानसिक व्यथा का चित्रण, जाड़े की रात एवं सन्नाटे के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति की झलक को अंकित करने में लेखक पूर्णतया सफल हुआ है। अब ये ऐसे भी क्वेश्चन उठते हैं कि उस कहानी का वातावरण कैसा था। अच्छा, पूछ लिए कि फला पात्र का चरित्र कैसा था। जैसा कि हमने देखा कि यूजीसी नेट में एक बार पूछा था कि रोस्ट कहानी की जो मालती है वो बचपन में कैसी थी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें जो भी हमारे सिलेबस में जो भी कहानियाँ या उपन्यास जो भी रचनाएं लगी हैं तो विस्तृत चर्चा आवश्यक हो जाती है। अब भाषा शैली हम देखेंगे। भाषा सरल, सहज एवं मुहावरेदार है जिसमें अव्यंजना शैली का प्रयोग है। और बाकी पात्रों की चर्चा तो हम देख ही चुके हैं कि घीसू है उसकी अवस्था 60 वर्ष है और घीसू की 9 संतानें होती हैं जिसमें एक ही जीवित है जो माधव है। और जमींदार से 2 रुपये मिलते हैं और ग्रामीणों से 3। कुल मिला के इनकी जो एकत्र धनराशि 5 रुपये होती है। और बुधिया शादी की 1 वर्ष उपरांत ही मर जाती है। और कहानी के हम भाग देखेंगे कि कौन कौन सा दृश्य दिखाया गया है और कितना दृश्य है। तो देखेंगे पहला झोपड़े के द्वार से शुरू होती है कहानी। और फिर सवेरे माधव ने कोठरे में जाकर देखा तो उसकी पत्नी बुधिया मरी हुई थी। और फिर तीसरा देखेंगे कि बाजार में घीसू जाकर बोला कि हमारी पत्नी मर गई है और उसे कफन के लिए पैसे चाहिए। तो ये था प्रेमचंद्र की कहानी जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, कफन और दुनिया का अनमोल रतन। धन्यवाद मित्रों।